हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुप्रिया रंजन। वेलकम टू अप एजुकेटिव एंड वेलकम टू थर्ड सेमेस्टर ऑल्सो। अब आप लोग अपने ब्रांच पेपर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे और हम भी एक्साइटेड हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सर्किट, जैसे कि आपका गेट्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, रजिस्टर्स हो गया, काउंटर्स हो गया, और भी आपका मेमोरी हो गया, ये सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। और फिर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ना है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू, जो आप जानते हो सीपीयू, वो उसको हम लोग आज से सीपीयू नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे आप लोग को 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ना है। अब ये क्या है, ये अभी दिमाग के ऊपर से जाए तो कोई बात नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। इसमें 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल में पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स के क्वेश्चन। 10 मार्क्स आपका टीए होता है, टीचर असेसमेंट, जो टीचर अपना होमवर्क वगैरह देंगे, असाइनमेंट वगैरह देंगे, जो आप कंप्लीट करोगे तो उसके अनुसार फिर वो मार्क्स देंगे। फिर आपका 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, जो आपके कॉलेज में एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग आज क्या करते हैं, इसका सिलेबस का ओवरव्यू करता है, तो हम लोग सीधे अपने सिलेबस के ओवरव्यू पे आते हैं। तो आपका पहला यूनिट जो है नंबर सिस्टम, पहला जो यूनिट है वो क्या है? नंबर सिस्टम। तो अभी तक आप लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें कितने सिंबल्स होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक सिंबल्स होते हैं, और इसको हम लोग एक दूसरे के साथ लिख कर, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हम अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि 21 एक नंबर हो गया, 711 एक नंबर हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग नंबर बना सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक के नंबर को कंबाइन करके। बट यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको और भी नंबर सिस्टम देखने के लिए मिलेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ये सब भी एक नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके 0 से लेकर के 7 तक डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, और बस इतने ही नंबर को कंबाइन करके हम लोग अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है 16, और डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल 16 सिंबल्स होंगे। 16 सिंबल्स होंगे मतलब क्या, कि इसमें 0 से लेकर के 9 तक तो होता ही है, 0 से लेकर के 9 तक तो होता ही है, और साथ ही साथ इसमें ए से लेकर के एफ तक, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इतने सिंबल्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, या फिर हेक्साडेसिमल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ मैं, 7320। अब आप बोलोगे ये तो हेक्साडेसिमल, ये तो डेसिमल नंबर है। अब मैं बोलूँगी अच्छा ये ऑक्टल नंबर हो गया, तो अच्छा मैं फिर बोलूँगी अच्छा ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेस लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग बेस लगाते हैं। अगर यहाँ पे बेस 10 है तो वो क्या होगा, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। अगर बेस यहाँ पे 8 है तो क्या हो जाएगा, आपका ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अगर बेस यहाँ पे 16 है तो क्या हो जाएगा, आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तब ये बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। ठीक ना। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि जो ये नंबर सिस्टम है इसमें कितने सिंबल्स हैं। जैसे कि देख लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही सिंबल्स होते हैं ना। तो टोटल काउंट कीजिए 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी में सिर्फ 2 ही सिंबल्स होते हैं, क्या, 0 और 1, तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ऑक्टल में आपका टोटल 8 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका 0 से लेकर 9 तक होता है, फिर ए से लेकर एफ तक होता है। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे हम लोग नेम लिख देते हैं, नंबर सिस्टम का नेम, और यहाँ पे हम लोग बेस लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग बेस लिख देते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 2, और यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 8, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 16। और इनमें सिंबल्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, सिंबल्स इसमें 0 से लेकर 9 तक, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होंगे, 0 से लेकर के 7 तक। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होंगे, 0 से लेकर 9 तक, और फिर ए से लेकर के एफ तक, ए से लेकर के एफ तक। और कोई भी हम लोग नंबर लिखेंगे तो उसका हम लोग बेस भी लिखेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा नंबर सिस्टम है। मान लीजिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे 7 A
BC98। तो ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग बेस लिख देंगे 16। तो ये पता चलेगा कि अच्छा ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये आपका हेक्सा नंबर है। कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद आपको ये तो आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब क्या, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करो और फिर ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करो, फिर बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो, मतलब एक दूसरे में चेंज करो। तो यहाँ पे हम लोग को कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूएस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, तो ये जो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर हम लोग उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, टूएस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये कैसे कैसे निकालते हैं ये सभी बताया जाएगा। अभी बताने बैठूंगी तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, बस यहाँ जान लीजिए कि ये सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन नंबर कोड को पढ़ना है। साइन जैसे BCD, एक्सेस 3, ग्रे कोड, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो BCD, एक्सेस 3 और ग्रे कोड जो है, ये मेनली हम लोग को ये डेसिमल टू बाइनरी में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं वो हम लोग को बताता है। ठीक ना, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं या कि किस किस तरह से लिख सकते हैं वो हम लोग को बताता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 1 को बाइनरी में तो 1 ही लिखेंगे। ठीक ना, वही अगर हम लोग का 2 रहेगा उसको हम लोग 1 0 लिखेंगे, फिर आपका 3 रहेगा तो उसको हम लोग 1 1 लिखेंगे। ठीक ना, वैसे इस बहुत सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे और कैसे लिखेंगे वो सब हम लोग क्या करेंगे, BCD, एक्सेस 3 और ग्रे कोड में पढ़ेंगे। ठीक ना, फिर यहाँ पे वेटेड और नॉन वेटेड कोड क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो BCD हो गया, एक्सेस 3 हो गया, ग्रे कोड हो गया, सब क्या है आपका नॉन वेटेड कोड है। क्या आपका नॉन वेटेड कोड है। ठीक ना, फिर यहाँ पे हम लोग को बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है। मतलब क्या कीजिए हम लोग, जैसे कि अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, आप उसमें एडिशन करवाओ, सब्ट्रैक्शन करवाओ, मल्टीप्लिकेशन करवाओ, डिवीजन करवाओ। तो जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे ना, डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें एडिशन करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे बाइनरी अर्थमेटिक को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आपका यूनिट 1 यहीं पे खत्म होता है। हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यूनिट 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है लॉजिकल गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। लॉजिकल गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, तो गेट्स क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है। ठीक ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप के गेट्स होंगे, जैसे कि नॉट गेट हो गया, और गेट, एंड गेट, नैन गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, उसको हम लोग एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, एक्स नॉर गेट मतलब एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं इस गेट को। इस सब के बारे में आप लोग को डेफिनेशन, इस सब के बारे में पढ़ना है, इसका डेफिनेशन भी पढ़ना है। फिर इसका सिम्बॉल्स, कैसे सिम्बॉल्स बनेगा, जैसे कि नॉट गेट का जो सिम्बॉल होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक ना, इधर से हम लोग इनपुट देंगे और इधर से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और गेट होता है, एंड गेट होता है। जैसे एंड गेट का जो होता है कुछ इस तरीके से आपका सिंबल होता है, यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा। आपका जो और गेट होता है कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें भी हम लोग इनपुट देंगे इधर से और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, तो उसका हम लोग सिम्बॉल्स देखेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है और हर एक गेट का अपना अपना ट्रुथ टेबल होता है, वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। बेसिक गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको एक थ्योरम पढ़ना है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, किसने दिया, कब दिया, इसमें क्या चीज़ें होती है, इस थ्योरम क्या कहता है वो भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका यहाँ पे कर्नॉफ मैप के बारे में पढ़ना है, इसको हम लोग के मैप भी बोलते हैं, इसको हम लोग के मैप भी बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल से हम लोग कर्नॉफ मैप कैसे बनाएंगे। ठीक ना, फिर उसका फंक्शन कैसे बनाएंगे, उससे हम लोग सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग समझेंगे, वो भी हम लोग जानेंगे और कैसे हम लोग खुद भी लिखेंगे भी। फिर ठीक है, उसके बाद हम लोग मीन टर्म कैसे निकालते हैं, मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, और खुद निकालेंगे भी। फिर यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम क्या होता है, फिर ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर ट्रुथ टेबल, तो यही जो हम लोग अलग अलग गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, उससे हम लोग कर्नॉफ मैप कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। तो जो यहाँ पे डिफरेंट गेट्स है ना, डिफरेंट गेट्स है, उसको कंबाइन करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। मतलब क्या कि गेट्स को कंबाइन करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, गेट को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स बनाते हैं। तो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप हो गया, जैसे कि RS फ्लिप फ्लॉप हो गया, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक ना, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका टाइमिंग डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यूनिट 2 में आपका यही था, यूनिट 2 आपका यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रजिस्टर के बारे में, यूनिट 3 पढ़ना है रजिस्टर्स के बारे में। तो रजिस्टर क्या होता है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला के, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिला करके बनता
बनता है आपका रजिस्टर। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिला करके बनता है आपका रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, मतलब सीपीयू जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो हमारे होते हैं रजिस्टर। ये क्या करते हैं, डेटा को होल्ड करके रखते हैं। कोई डेटा हो गया या एड्रेस हो गया, कंट्रोल हो गया, वो सबको क्या होता है, रजिस्टर जो होता है वो होल्ड करके रखता है, ठीक ना। यहाँ पे आपको पढ़ना है शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। और शिफ्ट रजिस्टर में कितने टाइप के, देखिए यहाँ पे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, इस सब के बारे में पढ़ना है। जिसका डायग्राम भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, कैसे डायग्राम बनाते हैं, एग्जाम में आएगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, मतलब बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, तो भी देखेंगे, उसका डायग्राम भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपका 4 यूनिट में जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है काउंटर्स को। आपको 4 यूनिट में जो पढ़ना है वो पढ़ना है काउंटर्स को। तो काउंटर्स बेसिकली क्या होता है कि देख लीजिए, कोई भी सर्किट है, ठीक ना, कोई भी आपका सर्किट है तो वो कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा, कुछ इवेंट परफॉर्म करेगा। तो वो कोई भी सर्किट है वो कितना प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, कितना इवेंट परफॉर्म कर रहा है, उसको काउंट करने का काम करता है आपका काउंटर। उसको काउंट करने का काम जो करता है आपका काउंटर। काउंटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या काम करता है, किसी भी सर्किट में कितना प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, कितना इवेंट परफॉर्म हो रहा है, उसको काउंट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ना है, फिर सिंक्रोनस काउंटर पढ़ना है, फिर डिकेड काउंटर पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, फिर कैस्केड काउंटर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग एक करके पढ़ेंगे और उसका टाइमिंग डायग्राम भी हम लोग निकालेंगे, क्लॉक स्पीड से कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग निकालेंगे। फिर आपको इनकोडर और डिकोडर के बारे में पढ़ना है। आपको नेम एक जैसा लग रहा होगा, इसका काम जस्ट अपोजिट है। जो काम आपका इनकोडर करता है उसके अपोजिट काम आपका डिकोडर करता है। इनकोडर इनकोड करता है, डिकोडर उसी इनकोड डेटा को डिकोड करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल लो कि आपको जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है, ठीक ना। तो आपका इनकोडर क्या करेगा, आपको जो नॉर्मल लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, उसको क्या करेगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, इनकोडर आपका कन्वर्ट करेगा। और वही डिकोडर क्या करेगा, जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको क्या करेगा, डिकोड कर देगा। किसमें, आपके कॉमन लैंग्वेज में, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश ही ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका इनकोडर डिकोडर का यही काम होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 5th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। फिर आपको 5th यूनिट में पढ़ना है लॉजिकल फैमिली एंड सर्किट्स। लॉजिकल फैमिली और उसके सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आपको डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट को पढ़ना है। क्या डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के नाम, आप आईसी का नाम सुने होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हाफ एडर पढ़ना है, फुल एडर पढ़ना है, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, और इस सब के बारे में मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जो आईसी होता है ना, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, उसमें भी तरह तरह के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, उसको कंबाइन करके हम लोग आईसी बनाते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं। तो आपका हाफ एडर और फुल एडर, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है एडर मतलब उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को ऐड करता होगा। तो हाँ, ये किसी चीज़ को ऐड करता है। हाफ एडर में क्या होता है, हम लोग 2 बाइनरी इनपुट देते हैं, 2 बाइनरी इनपुट देते हैं, उसको ऐड करके उसका सम दे देता है, और साथ ही साथ एक उसमें अगर कैरी हुआ है तो वो कैरी हम लोग को भी दे देगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फुल एडर जो होता है वो क्या करता है, ये आपका जो होता है वो 3 इनपुट लेता है। क्या लेता है, आपका 3 इनपुट लेता है। तो पहला तो 2 नंबर लेता है, इसको ऐड करेगा, और तीसरा एक वो इनपुट लेता है जो प्रीवियस में, मतलब जो कैरी निकलता है ना, जो कैरी निकलता है, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका एडर है, यहाँ पे दूसरा एडर है, तो ये एडर जो आपका यहाँ पे कैरी देगा, जो यहाँ पे कैरी देगा, ये कैरी को ये कंटेन करेगा, ठीक ना। तो 2 इनपुट हो गया और एक कैरी हो गया, तो वो सबको क्या करेगा, ऐड करेगा, और फिर से यहाँ पे एक सम दे देगा, यहाँ पे एक कैरी दे देगा। अब इसके आगे एक और एडर लगा हुआ होगा तो क्या होगा, 2 यहाँ पे नंबर लेगा और ये जो कैरी होगा ये लेगा, ठीक ना। इस तरीके से डायग्राम बनता है, तो भी अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ना है। सब्ट्रैक्टर से नाम लग ही रहा होगा कि ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। हाफ एडर की तरह इसमें भी हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, हाफ सब्ट्रैक्टर 2 इनपुट को लेगा और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो उसका क्या करेगा, एक सब्ट्रैक्शन रिटर्न करेगा, एक सब्ट्रैक्शन रिटर्न डिफरेंस जो होगा वो रिटर्न करेगा, और दूसरा वो बोरो रिटर्न करेगा। क्या करेगा, वो बोरो रिटर्न करेगा, ठीक ना। वैसे आपका फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है, ये क्या करेगा, आपका 3 इनपुट लेगा। क्या, पहला तो 2 इनपुट बाइनरी नंबर लेगा जिसका डिफरेंस वो हम लोग को देगा, और दूसरा एक यहाँ पे बोरो लेगा, ठीक है ना, वो भी लेगा। मतलब 3 यहाँ पे जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है वो आपका 3 इनपुट लेगा, 2 जो आपका बाइनरी नंबर इसका डिफरेंस होगा,
होगा और एक ये बोरो, और तीसरा जो यहाँ पे इनपुट लेगा वो ये बोरो होता है। जो इसके पहले जो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सब्ट्रैक्टर है तो वो एक बोरो हम लोग को रिटर्न कर रहा है, तो इसके आगे जो आपका सब्ट्रैक्टर होगा वो 2 इनपुट तो ले रहा है, साथ ही साथ ये बोरो जो है ये भी लेगा, ठीक ना। तो ये इस तरह से आपका फुल सब्ट्रैक्टर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है इसका हम लोग को डिज़ाइन पढ़ना है, जितना भी सब्ट्रैक्टर एडर तो उसका डिज़ाइन पढ़ना है और इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब डायग्राम बना के भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करता है, तो हाँ, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, बहुत सारे डिजिटल कोड्स को लेगा, बहुत सारे डिजिटल कोड्स को लेगा, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिर्फ एक आउटपुट देगा, तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर होता है। मल्टीप्लेक्सर ये काम करता है और डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। ये क्या करेगा, एक इनपुट लेगा, मतलब एक यहाँ पे सिर्फ डिजिटल बाइनरी कोड लेगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक बाइनरी कोड लेगा और बहुत सारे यहाँ पे बाइनरी कोड में आपको यहाँ पे एक्सप्रेस मतलब क्या करेगा, ये सीधा मल्टीप्लाई कर देगा और उसको डिवाइड कर देगा, और ये जो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लेक्सर का काम देखेंगे और डीमल्टीप्लेक्सर का काम देखेंगे, ठीक ना। तो आपका 5th यूनिट में यही था। हम लोग देखते हैं 6th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो आपको जो 6th यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। देखिए आपका जो सिग्नल होता है ना, 2 तरह का सिग्नल होता है, ठीक ना। एक आपका एनालॉग सिग्नल होता है जो इस तरीके से होता है, ठीक ना, वेव के फॉर्म में होता है, ठीक ना। और दूसरा होता है आपका डिजिटल सिग्नल जो आपका इस तरीके से होता है, जो इस तरीके से होता है डिजिटल के फॉर्म में, मतलब क्या 0 और 1 के फॉर्म में। ये जो ऊपर उठा हुआ उसको हम लोग 1 बोलेंगे, और जो यहाँ पे नीचे की तरफ उसको हम लोग 0 बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ उसको 1 बोलेंगे, जो नीचे की तरफ उसको 0 बोलेंगे। तो ये आपका डिजिटल सिग्नल होता है और ये जो होता है आपका एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एनालॉग टू डिजिटल हम लोग कैसे डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है, हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पे यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को देखना है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कॉम्परेटर के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे डुअल स्लोप एडीसी के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे सक्सेसिव एडीसी के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो ये सबका डायग्राम वगैरह भी हम लोग देखेंगे और कैसे हम जो सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये भी हम लोग को देखना और ये भी हम लोग देखेंगे। तो आपको जो एनालॉग सिग्नल होता है मेन यही आपका फ्लो होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डिवाइस है आपका और यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, आप कोई डेटा यहाँ से यहाँ तक भेजना चाहते हो, तो जिसके बीच में जो मीडियम होगा ना, मान लीजिए एयर हो गया, वायर हो गया, तो इसमें जो होगा आपका एनालॉग सिग्नल ही ट्रेवल करता है। लेकिन आपको डिवाइस के अंदर वही हो जाए, आपका डिजिटल सिग्नल बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिवाइस होगा वो तो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझेगा ना, वो आपका बाइनरी लैंग्वेज को समझेगा। तो इस डिवाइस से इस डिवाइस तक पहुँचने के लिए जो बीच में मीडियम होता है उसमें ट्रेवल करने के लिए हम लोग को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक ना। और जैसे ये एनालॉग सिग्नल इस मशीन में आएगा तो फिर से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कारण से हम लोग को कन्वर्टर की जरूरत पड़ी है और इस कारण से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है 7th यूनिट। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है मेमोरी एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, मेमोरी एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। तो आपको मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ना है। मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ना है जैसे कि आपका बिट हो गया, फिर बाइट हो गया, फिर आपका केबी हो गया, एमबी हो गया, ठीक ना, जीबी हो गया, ठीक है, फिर आपका टीबी हो गया। तो इस सब मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ना है। इसके आगे भी होता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी यूनिट यूजिंग रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। रजिस्टर भी क्या होता है, एक तरह का एक मेमोरी यूनिट, मतलब एक तरह का मेमोरी होता है जो डेटा को या एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है रजिस्टर आपका, जो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको प्राइमरी मेमोरी देखना है, सेकेंडरी मेमोरी देखना है, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी देखना है। तो प्राइमरी मेमोरी में आप आ जाता है रैम रोम, ये प्राइमरी मेमोरी हो गया आपका। सेकेंडरी मेमोरी जो आप एक्सटर्नल डिस्क लगा, जैसे कि आप एचएसडी लगाते हो, एसएसडी लगाते हो, और फिर आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या हो गया आपका जो सीडी आता था, डीवीडी आता था, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। वो भी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी में, ठीक ना। तो इसका भी कन्फ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे, क्या होती है स्टैटिक मेमोरी और क्या होती है डायनेमिक मेमोरी, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है एलसीडी और एलईडी के बारे में। आप एलसीडी टीवी का नाम सुने होंगे, एलईडी टीवी का नाम सुनेंगे, जैसे कि इसका यूनिट का ही नाम है डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, एलसीडी डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है, एलईडी डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है। आप ये सब टीवी भी सुने होंगे, एलसीडी टीवी होता है, एलईडी टीवी होता है, ठीक ना। तो वो कैसे काम करता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ऑपरेशन कैसे वो परफॉर्म करता है, ठीक ना। तो ये भी हम लोग को देखना है। फिर यहाँ पे देखना है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, तो आप रेलवे स्टेशन पे एक क्लॉक देखे होगे, ठीक ना। रेलवे स्टेशन पे एक क्लॉक देखे होगे जो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना।
यहाँ पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 7 सेगमेंट होता है। इसमें क्या होता है, टोटल 7 लाइन होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 लाइन होता है। और इसी में आपको 1 बनाना हो तो हम लोग सिर्फ ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। 2 बनाना हो तो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे कर देंगे। तो ये आपका 7 सेगमेंट होता है। तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। फिर इसका हम लोग ऑपरेशन पढ़ना है, मतलब कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, एक डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले भी होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर, लास्ट यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। बहुत लोगों को मतलब थोड़ा ये हार्ड लगता है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो हम लोग को ये हार्ड नहीं लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब पहले सबसे पहले कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, अभी कौन सा चल रहा है, ठीक ना। कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, वो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक ना। फिर यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, माइक्रो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसका यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है, पिन डायग्राम पढ़ना है, फ्लैग रजिस्टर एंड टाइमिंग डायग्राम पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना है और एड्रेसिंग मोड पढ़ना है, ठीक ना। तो इसको अभी डीप में जाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी सारा अगर मैं डीप में जाऊँगी तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। बस जान लीजिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ना है, पिन डायग्राम, फ्लैग रजिस्टर एंड टाइमिंग डायग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट और एड्रेसिंग मोड के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। उसी तरह आपको 8086 ये आपका नाम है, माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। इस नाम का माइक्रो प्रोसेसर आया था, जैसे कि अभी देख लीजिए i3 चल रहा है, i5 चल रहा है, ठीक ना। इंटेल का i3 चल रहा है, i5 चल रहा है, ठीक ना। AMD का Ryzen 5 चल रहा है, ठीक ना। ये भी क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आपका प्रोसेसर है, ठीक ना। वैसे आपका एक टाइम पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर था और 8086 माइक्रो प्रोसेसर था, ये भी कभी यूज में आता था, ठीक ना। तो उसका हम लोग को पढ़ना है, उसको कैसे काम करता था, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, पिन डायग्राम, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक ना। फिर एड्रेसिंग मोड, ये भी आपको पढ़ना है 8085 और 8086 दोनों का, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है ये सिलेबस खत्म होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम, और उसमें हम लोग सबका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या क्या होता है और कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, उसका बेस क्या होता है, कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही बने रहे और आगे लेक्चर भी अपलोड होगा वो भी देखते रहें, और डेमो क्लास तो अपलोड होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारा कोर्स भी लॉन्च हुआ है 3rd सेमेस्टर का, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप चेक इन कर सकते हो। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़ें और आपको क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, और एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपको एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप एग्ज़ाम से डरोगे नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।